नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका जीएस बूस्टर में। और साथियों, आज का हमारा टॉपिक है भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था के अंतर्गत भारत परिषद अधिनियम, जो कि 1909 में आया और इसे मार्ले मिंटो रिफॉर्म या मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम 1909 भी कहते हैं। ओके, तो आइए देखते हैं इस अधिनियम की आवश्यकता क्यों पड़ी। साथियों, इस अधिनियम का इस अधिनियम को लाने का जो मेन उद्देश्य था वो यह था कि 1892 के अधिनियम में जो दोष थे उनको दूर करना और भारत में बढ़ते हुए उग्रवाद और क्रांतिकारी राष्ट्रवाद का सामना करना था, तथा सरकार की मंशा यह थी कि सांप्रदायिकता को भड़काकर उग्रवादी और राष्ट्रवादी क्रांतिकारियों का दमन किया जाए। ठीक है, तो इस अधिनियम को तत्कालीन वायसराय लॉर्ड मिंटो द्वितीय और उस समय के भारत सचिव लॉर्ड मार्ले के समय में अधिनियमित किया गया। और यह सर अरुणडेल समिति, इसे आप याद रखिएगा, अरुणडेल समिति, अरुणडेल समिति, ठीक है, तो यह अरुणडेल समिति की सिफारिशों पर 1909 में पारित किया गया। ओके, आइए देखते हैं इस नियम में कौन कौन से प्रावधान थे। तो आइए देखते हैं भारत परिषद अधिनियम 1909। भारत परिषद अधिनियम 1909 को मार्ले मिंटो सुधार के नाम से भी जाना जाता है। उस समय लॉर्ड मिंटो द्वितीय तत्कालीन वायसराय एवं जॉन मार्ले इंग्लैंड में भारत सचिव के पद पर कार्यरत थे। ओके, वास्तव में इस अधिनियम के पारित होने से पूर्व 1906 में आगा खां के नेतृत्व में एक मुस्लिम प्रतिनिधिमंडल इंग्लैंड में तत्कालीन भारत सचिव जॉन मार्ले से मिला तथा उनसे सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की मांग को रखा, परंतु उनकी इस मांग पर कोई विचार नहीं किया गया। बाद में यह मांग भारत के वायसराय लॉर्ड मिंटो द्वितीय के सम्मुख रखी गई और जिन्होंने इस मांग को मान लिया। ठीक है, इस अधिनियम की प्रमुख विशेषताएं निम्न हैं। पहला, केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों के आकार में काफ़ी वृद्धि की गई। क्या वृद्धि की गई? जो परिषद में सदस्य थे केंद्रीय परिषद में, उनकी संख्या को 16 से बढ़ाकर 60 कर दिया गया, यानी 16 सदस्यों से बढ़ाकर उनकी संख्या को 60 कर दिया गया, जिनमें आधे सदस्य गैर सरकारी थे। ओके, और प्रांतीय विधान परिषदों जैसे कि बम्बई, मद्रास, बंगाल एवं उत्तर प्रदेश के सदस्यों की जो संख्या थी वह बढ़ाकर 50 कर दी गई। यानी प्रांतीय विधान परिषदों बम्बई, मद्रास, बंगाल एवं उत्तर प्रदेश के सदस्यों की संख्या बढ़ाकर 50 कर दी गई और छोटे प्रांतों के लिए संख्या 30 की गई। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। केंद्रीय परिषद में सरकारी बहुमत को बनाए रखा, लेकिन प्रांतीय परिषदों में गैर सरकारी सदस्यों के बहुमत की अनुमति दी गई। विधान परिषद के प्रत्यक्ष निर्वाचन की जो प्रक्रिया थी उसको भी शुरू किया गया। याद रखिएगा, 1909 के अधिनियम में प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत की गई थी। ओके, चलिए, इस अधिनियम के द्वारा केंद्रीय और प्रांतीय स्तर में विधान परिषद के चर्चा कार्यों का दायरा बढ़ाया गया, जैसे बजट में पूरक प्रश्न पूछना, बजट पर संकल्प रखना आदि, परंतु वायसराय उत्तर देने के लिए बाध्य नहीं था। आपको याद होगा 1892 के अधिनियम में हमने बताया था आपको कि सदस्यों को बजट पर चर्चा करने और प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया, लेकिन अनुपूरक प्रश्न पूछने और मतदान करने का अधिकार नहीं दिया गया। तो 1909 के अधिनियम में वो जो अनुपूरक प्रश्न पूछने का अधिकार था वो दे दिया गया, और बजट पर प्रश्न और चर्चा पूछने का अधिकार तो पहले ही मिल चुका था, लेकिन इन प्रश्नों का उत्तर देने के लिए वायसराय बाध्य नहीं था। इस अधिनियम के अंतर्गत पहली बार किसी भारतीय को वायसराय और गवर्नर की कार्य परिषद के साथ एसोसिएशन बनाने का प्रावधान किया गया, और सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा वायसराय की कार्यपालिका परिषद के प्रथम भारतीय सदस्य बने। ये भी याद रखिएगा। तो इसमें आपको बता दें कि भारत परिषद में जो भारत परिषद थी, भारत परिषद और वायसराय की कार्यकारी परिषद में भारतीय सदस्यों को सम्मिलित किया गया,
दो भारतीय, जिसमें कौन कौन थे देख लीजिएगा, केसी गुप्ता और सैयद हुसैन बिलग्रामी, दोनों नाम याद रखिएगा आप लोग। प्रीलिम्स के दृष्टि से क्वेश्चन ये जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। भारतीय कौन कौन से थे, केसी गुप्ता और सैयद हुसैन बिलग्रामी को इंग्लैंड स्थित भारत परिषद में नियुक्त किया गया, जबकि एसपी सिन्हा यानी सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा को वायसराय की कार्यकारिणी में एक विधिक सदस्य के रूप में शामिल किया गया, और वह क्या थे, कार्यपालिका परिषद के सदस्य होने वाले, मतलब विधिक सदस्य होने वाले प्रथम व्यक्ति थे। बाद में उन्हें लॉर्ड की उपाधि से भी विभूषित किया गया। ओके, चलिए ये हो गया। आइए देखते हैं अब इस अधिनियम की जो सबसे खास और सबसे महत्वपूर्ण ये घटना थी कि इस अधिनियम में सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली माने पृथक निर्वाचन प्रणाली को शुरू किया गया। जैसे इस अधिनियम में पहली बार निर्वाचन में धर्म के आधार पर मुस्लिमों के लिए सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का प्रावधान किया गया। ठीक है, आपको हमने शुरू में बताया कि लॉर्ड मार्ले के इनकार के बाद लॉर्ड मिंटो ने इस मतलब ये जो परंपरा थी कि मुस्लिमों ने मांग की कि मुस्लिमों के लिए एक पृथक निर्वाचन प्रणाली बनाई जाए, उसको मान लिया। तो इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार मुस्लिम उम्मीदवारों के लिए केवल मुस्लिम मतदाता ही मतदान कर सकता था, और मुस्लिमों को जनसंख्या के आधार पर केंद्रीय और प्रांतीय परिषद में अधिक प्रतिनिधियों को भेजने की व्यवस्था की गई। ओके, मुस्लिम व्यक्तियों को वोट डालने के लिए आय की योग्यता भी हिंदुओं से कम रखी गई, यानी जो एज क्राइटेरिया थी वह भी मुस्लिमों की हिंदुओं से कम रखी गई। और इस प्रकार इस अधिनियम ने सांप्रदायिकता को वैधानिकता प्रदान की। इसी कारण लॉर्ड मिंटो को सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक भी कहा जाता है। ठीक है, तो आपको बता दें कि लॉर्ड मिंटो ने मुस्लिमों के लिए पृथक मताधिकार और पृथक निर्वाचन क्षेत्र की व्यवस्था कर फूट डालो और राज करो की नीति अपनाई, और पृथक निर्वाचन मंडल के बारे में लॉर्ड मिंटो ने लॉर्ड मार्ले को लिखा था। तो ये कथन आईएएस प्रीलिम्स परीक्षाओं में और पीसीएस की प्रीलिम्स परीक्षाओं में अक्सर पूछा जाता है। ये एक कथन है जिसे आप नोट कर लेंगे कि हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं, हम नाग के बीज बो रहे हैं, हम नाग के बीज बो रहे हैं जिसका परिणाम काफ़ी भीषण होगा। लॉर्ड मिंटो ने लॉर्ड मार्ले को लिखा था कि हम नाग के बीज बो रहे हैं, माने नाग के दांत बो रहे हैं, और इसका परिणाम काफ़ी भीषण होगा। तो साथियों, इस अधिनियम के द्वारा जो है भारत में हिंदू मुस्लिम बंटवारे की शुरुआत हो गई, यानी जो धार्मिक और सांप्रदायिक विभाजन था वह इस अधिनियम के द्वारा उसकी शुरुआत हो गई। और इसमें जो पिछले अधिनियम यानी 1852 में जो कमियां थी उसको दूर करने के लिए जो केंद्रीय परिषद में सदस्य थे उनको बजट की विवेचना करने, लोकहित के विषयों पर चर्चा करने और अनुपूरक प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया, लेकिन उन्हें बजट पर मतदान का अधिकार इस अधिनियम में भी नहीं दिया गया। ठीक है, तो ये हमारा जो है आज का टॉपिक था। और इसके बाद जो हमारा अगला टॉपिक होगा वह होगा मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम 1919, जिसके बारे में अगले वीडियो में बात करेंगे। तब तक के लिए साथियों, अपने अपने लक्ष्य को टारगेट करके लगे रहिए और आने वाली परीक्षाओं के लिए खूब जम के तैयारी करिए। और ये जो मैं वीडियो बना रहा हूँ संविधान का, ये आपके यूपीएसआई की दृष्टि से अभी हाल ही में जो परीक्षा होने वाली है उसका नोटिफिकेशन आने वाला है जल्दी ही। तो यूपीएसआई की परीक्षा के लिए संविधान का जो यह टॉपिक मैं पढ़ा रहा हूँ पूरा एक क्रम से ये चल रहा है, तो ये आपकी यूपीएसआई की परीक्षा में आपको काफ़ी हेल्पफुल होगा। और आप इसको पूरा वीडियो देखिए और अपने नोट्स बनाइए, और इसी तरह से अभी हम आगे के भी टॉपिक बनाते रहेंगे। और जल्द ही यह
जो आपका अधिनियम चल रहा है, जल्द इसको ख़त्म करके हम संविधान सभा की ओर आगे बढ़ेंगे। ओके, उसके बाद आगे भी टॉपिक जो हमारा कवर करते रहेंगे और पूरी कोशिश रहेगी कि आपका एग्ज़ाम होने से पहले ये हम टॉपिक पूरा ख़त्म कर दें। ओके, तो चलिए इसी उम्मीद के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए शुक्रिया। जय हिंद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।